Good morning, students. In this video, we are going to read 8th poem of Beehive book, and the name of the poem is On Killing a Tree. It is written by Jeev Patel. Jeev Patel was born in Mumbai in 1940, and he is a multi-talented person. He is a practicing general physician, an artist, a poet, and a playwright. Having all these qualities, he is a very sensitive person who wants to demonstrate his sensitivity in all his works. Here in this poem also he is trying to make us sensitive towards trees. कैसे पेड़ जो हैं उनको हम नुकसान पहुंचाते हैं, उनको मारते हैं, क्या वो आसान काम है? ये बात बता करके वो हमें सेंसिटिव बनाना चाहते हैं, पेड़ों की वैल्यू बताना चाहते हैं. He says it takes much time to kill a tree. He is not talking about cutting a tree. वो killing की बात कर रहे हैं कि पेड़ को मारना बहुत समय लगता है इसमें. Not a simple jab of knife will do it. क्या कहते हैं? कहते हैं कि एक simple jab of knife. Jab means होता है sudden rough blow. एक अचानक से अगर आप रफली उसे हिट करेंगे तो उस केवल चाकू से हिट करने से वो नहीं मरने वाला है. इट हैज़ ग्रोन स्लोली. पेड़ जो है वो धीरे धीरे बड़ा हुआ है. कंज्यूमिंग द अर्थ. कैसे बड़ा हुआ है? कंज्यूमिंग द अर्थ. अर्थ को कंज्यूम करते हुए, अर्थ में से चीज़ों को कंज्यूम करते हुए, लेते हुए. राइजिंग आउट ऑफ इट. और धीरे धीरे उस अर्थ से ही वो आगे निकला है, बाहर निकला है. फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट. और किससे वो फीड ले रहा है? फूड किससे ले रहा है? अर्थ से, उसके क्रस्ट से. क्रस्ट क्या होती है? हार्ड आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ. जो बाहर का कठोर हिस्सा जो है उसको क्रस्ट बोलते हैं. तो पोएट कहता है कि इस अर्थ के क्रस्ट पर फीड करते हुए पेड़ जो है वो सालों में बड़ा हुआ है, कई कई साल में बड़ा हुआ है. एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट. सालों तक उसने सनलाइट, एयर, वाटर, इन चीज़ों को एब्जॉर्ब किया है और तब जाके वो अपने साइज पर पहुंचा है जिस पर वो अभी है. एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड्स स्प्राउटिंग लीव्स. लेप्रस इज हियर डिस्कलर्ड बार्क. यहाँ पर लेप्रस का मतलब है डिस्कलर्ड बार्क. डिस्कलर्ड बार्क ऑफ ए ट्री. तो वो इस डिस्कलर्ड बार्क की बात कर रहा है. वो कह रहा है कि ये जो डिस्कलर्ड बार्क है, लेप्रस हाइड्स, लेप्रोसी एक डिजीज होता है जिसमें ह्यूमन स्किन जो है उस पर पैचेस बन जाते हैं अलग अलग तरह के. तो आपने अगर पेड़ को देखा हो तो उसकी भी स्किन जो है वो आउटर कवरिंग जो है वो कैसी होती है? उसके कलर्स अलग अलग से होते हैं, थोड़ी रफ सी होती है वो. तो इसीलिए वो उसकी आउटर स्किन को कंपेयर कर रहा है लेप्रस हाइड से कि एक लेपर की जैसे की स्किन होती है उस तरीके की ये स्किन है इसकी. और उसमें से क्या है? स्प्राउटिंग लीव्स. उस लेप्रस हाइड में से, उस स्किन में से क्या है? छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं और ये पत्ते जो हैं उसको आगे बढ़ने में मदद करते हैं. सो हैक एंड चॉप. और इसीलिए पोइट कहते हैं हैक करना या चॉप करना. हैक मीन्स होता है टू कट रफली, रफली कट करना उसे, या चॉप करना या उसके टुकड़े टुकड़े कर देना. ऐसा करने से, बट दिस अलोन वोंट डू इट. ऐसा करने से वो नहीं मरेगा. दिस अलोन, केवल उसको आप उसको कट करोगे, उसको चॉप करोगे, छोटे छोटे टुकड़ा कर दोगे, तब भी वो नहीं मरेगा. नॉट सो मच पेन विल डू इट. और उसको करने से ऐसी कोई ज़्यादा उसे पेन भी नहीं होने वाली है. द ब्लीडिंग बार्क विल हील. वो जो ब्लीडिंग बार्क है, अब पोएट यहाँ पर हमें बताना चाह रहा है कि जब आप पेड़ को कट करते हैं तो उसमें से भी ब्लीडिंग होती है. ब्लीडिंग कैसे होती है? व्हेन यू कट ए ट्री
तो अ सैप कम्स आउट फ्रॉम इट। तो उसमें से जो पेड़ में से जो रस निकल रहा है, जो सैप निकल रहा है, ही इज कंपेयरिंग दैट सैप विद द ब्लड। तो कहते हैं कि जो उसकी ब्लीडिंग बार्क है, वो जो स्किन में से जो ब्लड निकला है, उसका जो सैप निकला है, विल हील। वो धीरे धीरे हील हो जाएगा। हील मीन्स टू बिकम हेल्दी। तो वो धीरे धीरे करके हील कर जाएगा, हेल्दी हो जाएगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और फिर जमीन के नजदीक से, अगर आपने उसको जमीन तक भी कट कर दिया गया है, तो उस जमीन के नजदीक से विल राइज, निकल आएंगी कर्ल ग्रीन ट्विग्स, छोटी छोटी टहनियाँ। ट्विग्स मीन्स स्मॉल ब्रांचेस ऑफ ए ट्री, छोटे छोटे ब्रांचेस, कि अगर आपने उसको बिल्कुल अंदर तक कट भी कर दिया है, नीचे तक भी कट कर दिया है, तो भी उसमें से छोटी छोटी ब्रांचेस निकल आएंगी। मिनिएचर बाउज, मिनिएचर मीन्स स्मॉल, और बाउज मीन्स ब्रांचेस ऑफ ए ट्री। तो कहते हैं कि छोटी छोटी पेड़ की टहनियाँ निकल आएंगी, विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपैंड अगेन, जिन्हें अगर रोका नहीं गया तो फिर से एक्सपैंड हो जाएंगी, फिर से बड़ी हो जाएंगी। कितनी बड़ी हो जाएंगी? टू फॉर्मर साइज, अपने पहले के साइज तक पहुंच जाएंगी। तो व्हाट डज ही मीन टू से, कि अगर आपने पेड़ को, सपोज दिस इज अ ट्री, सपोज दिस इज अ ट्री, और आपने उसको यहाँ तक भी कट कर दिया है, तो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम, आफ्टर सम टाइम, यहाँ से छोटी छोटी ब्रांचेस निकलेंगी, और ये ब्रांचेस धीरे धीरे बड़ी होती जाएंगी। एंड द ट्री विल अटेन इट्स फुल साइज, जो इसका पूरा साइज था, उस साइज तक वापस पहुंच जाएगी। नो, द रूट्स टू बी पुल्ड आउट। और क्या कहता है? अगर आपको उसे मारना है तो क्या करना होगा? द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, रूट को आपको पुल आउट करना पड़ेगा, बिल्कुल खींच करके बाहर निकालना पड़ेगा। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, कहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा? एंकरिंग अर्थ। एंकर मीन्स होता है टू होल्ड समथिंग। तो आप, जब अर्थ है, ये अर्थ, सपोज दिस इज अ ट्री, तो इसमें क्या है? इसकी ये जो रूट्स हैं, इनको किसने होल्ड किया हुआ है? अर्थ ने होल्ड किया हुआ है, जिनकी वजह से ये यहाँ पर है। तो वो कहता है कि इसकी एंकरिंग अर्थ से बाहर निकालना पड़ेगा। इट इज टू बी रोप्ड, आपको उस पर रस्सी बांधनी पड़ेगी, टाइड, बांधना पड़ेगा, एंड पुल्ड आउट, और फिर खींच करके बाहर निकालना पड़ेगा। स्नैप्ड आउट, पूरी तरह से उसे चॉप करना पड़ेगा, उसके टुकड़े करने पड़ेंगे, उसकी जड़ से उसको निकाल देना पड़ेगा। और पुल्ड आउट एंटायरली, या फिर उस जड़ को पूरी तरह निकालना पड़ेगा, एंटायरली, कंप्लीटली बाहर निकालना पड़ेगा। कहाँ से? आउट फ्रॉम द अर्थ केव, अर्थ केव में से बाहर निकालना पड़ेगा। अब केव क्या होती है? केव इज समथिंग दैट, ए हॉलो स्पेस दैट इज यूज्ड बाय एनिमल्स टू लिव। तो जब पेड़ की ये ब्रांचेस हैं, तो ये क्या कर रही हैं? इट अनेबल्स इट टू बी हेल्ड इन द अर्थ। वो जो ब्रांच रूट्स हैं, वो उसको अर्थ में पकड़े रखती हैं। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, उसको बाहर खींच कर निकालना पड़ेगा। अर्थ जो कि एक केव की तरह से होती है उस पेड़ के लिए, जिसमें वो आराम से छुप करके रहता है, उसकी रूट्स छुप करके रहती हैं, उनमें से बाहर निकालना पड़ेगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, और जब आप उसे खींच कर बाहर निकाल दोगे, तो द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री, उस पेड़ की जो असली ताकत है, वो एक्सपोज होगी। द सोर्स वाइट एंड वेट, वो सोर्स जिससे वो सारी ताकत ले रहा था, सारी स्ट्रेंथ ले रहा था, वो एक्सपोज होगी, जो कि वाइट है और वेट है। पेड़ की जो जड़ें हैं, जब आप बहुत छोटी छोटी, बहुत नीचे तक जाएं, तो वो कैसी होती हैं? वाइट, पहले ब्राउनिश होती हैं, जब स्ट्रॉन्ग होती हैं वो वाली वाइट ब्राउन होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे उसको रूटलेस तक देखो तो फिर वो दे आर वाइटिश और वेट होती हैं, वहीं से तो पानी जाता है पूरे पेड़ पे। द मोस्ट सेंसिटिव, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हिस्सा है वो पेड़ का। एंड हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, जो कि सालों तक धरती के अंदर नीचे छुप कर रहा है। देन
और फिर जब उसे बाहर निकाल कर पटक दिया जाता है, उखाड़ दिया जाता है जड़ में इस पृथ्वी में से निकाल कर, तो देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड शोकिंग इन सन एंड एयर। और फिर क्या होता है, स्कॉर्च होना शुरू कर देती हैं वो जड़ें जो बहुत ही सॉफ्ट थी, जिन्हें बाहर रहने की आदत नहीं है, उन्हें सन स्कॉर्च करता है। स्कॉर्च मीन्स टू झुलसा देना, टू डिस्ट्रॉय, डिसकलर बाय द सन, सन से जो झुलस जाना होता है, तो वो सन उसे स्कॉर्च करता है, झुलसाता है। एंड चोकिंग, और क्योंकि उसे बाहर रहने की आदत नहीं है, तो वो क्या होता है, सफोकेट होता है। चोक मतलब होता है गला घुटना, तो उसे सफोकेशन फील होती है। किसको, जड़ को, रूटलेट को, जो वो छोटी सी जड़ है, उसको बाहर हवा में रहने की आदत नहीं है और हवा उसे चोक करती है। ब्राउनिंग, हार्डनिंग, और वो जो छोटी छोटी वाइट रूटलेट्स थी वो ब्राउन होनी शुरू हो जाती हैं और हार्ड होने लगती हैं। ट्विस्टिंग, और ट्विस्ट होने लगती हैं, मुड़ने लगती हैं। विदरिंग, विदरिंग मीन्स फेडिंग, और धीरे धीरे वो फेड होना शुरू हो जाती हैं। एंड देन इट इज़ डन, और फिर ये मर जाता है। तो पोएट वांट्स टू मेक अस सेंसिटिव कि पेड़ को काटना इतना भी आसान नहीं है। हम उसे इस तरह से मारते हैं, ज़बरदस्ती मारते हैं, इतनी ज़्यादा मेहनत करके इंसान उसे किल करता है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। दे आर प्रोवाइडिंग अस हेल्प ऑल द टाइम, और इसको फिर भी हम लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वी शुड नॉट डू सच ए थिंग। इन दिस पोएम वी मे ऑल्सो फाइंड सिम्बलिज्म। जो बात पेड़ के लिए अप्लाई होती है, सेम थिंग अप्लाइज टू द ईविल्स। तो सिंबल यहाँ पर जो पेड़ है उसको हम किसी बुराई का सिंबल भी मान सकते हैं, सिंबल ऑफ ईविल, कि उसको भी अगर हम थोड़ा सा छोड़ने की कोशिश करें, कोई भी बुरी आदत है, कोई भी बुराई है, उसको अगर थोड़ा सा ख़त्म करने की कोशिश करें तो वो ख़त्म नहीं होगी, और थोड़े समय बाद जैसे ही उसे मौका मिलेगा तो फिर से वो अपने फुलेस्ट साइज पर पहुंच जाएगी। लेकिन उसे ख़त्म करना है तो जड़ से निकाल कर फेंकना पड़ेगा, वो जहाँ से उसकी शुरुआत है वहीं से ख़त्म करना पड़ेगा। सो वी मे फाइंड सिंबलिज्म इन दिस पोएम ऑल्सो। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लिटरेरी डिवाइसेस। तो इट फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट देयर इज नो राइमिंग इन दिस पोएम। ट्री, if we look at the last words of each line, तो देखिए, ट्री, नाइफ, ग्रोन, अर्थ, फीडिंग, absorbing, वाटर, हाइड, लीव्स, कोई वर्ड एक दूसरे से ज़्यादा मैच नहीं कर रहा है। तो इस पोम में एग्जैक्टली कोई भी राइम स्कीम नहीं है, और जब कोई राइम स्कीम नहीं होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, दैट द पोम इज रिटन इन फ्री वर्स। तो ये पोम जो है वो फ्री वर्स में लिखी है। पहली चीज़ तो आपको ये समझनी है कि द पोम हैज़ नो राइम स्कीम, इट इज़ रिटन इन फ्री वर्स। देन द सेकेंड लिटरेरी डिवाइस फाउंड इन दिस poem is enjambment. It is enjambment. दूसरी लिटरेरी डिवाइस जो हमें यहाँ पर मिल रही है वो है enjambment। और enjambment में क्या होता है कि a line continues, a sentence continues for more than one line, एक लाइन से ज़्यादा तक एक सेंटेंस कंटिन्यू होता है। अब यहाँ पर देखिए, इट नॉट ए सिंपल जैब ऑफ नाइफ विल डू इट। तो ये सेंटेंस यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर जाकर ख़त्म हुआ। एक ही सेंटेंस दो लाइन्स तक कंटिन्यू हो रहा है। तो यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस जो यूज़ हुई है दैट इज़ एंजैममेंट। एंजैममेंट यूज़ हुई है यहाँ पर। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। इट हैज़ से शुरू होकर अर्थ तक हमारा सेंटेंस गया ये वाला। देन राइज, रादर राइजिंग आउट ऑफ इट तक, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves। तो एक ही सेंटेंस कितना लंबा कंटिन्यू हो रहा है, दो दो तीन तीन लाइन तक कंटिन्यू हो रहा है। एंड इट इज सीन इन थ्रू आउट द पोएम। पूरी पोएम में आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। सो हैक एंड चॉप बट दिस alone won't do it, but not so much pain will it do it,
ये तो एक ही लाइन हो गई. द ब्लीडिंग bark will heal and from close to the ground will rise curled green twigs. तो एक ही सेंटेंस द ब्लीडिंग bark से लेकर ट्विग्स तक 3 लाइन्स में कंटिन्यू हो रहा है. Miniature boughs which if unchecked will expand again to former size. कि छोटी छोटी टहनियाँ फिर वो बड़ी हो जाएंगी, पूरी साइज तक पहुंच जाएंगी. तो इन दिस पोम इन एवरी स्टैंजा यू फाइंड enjambment. Then the next literary device used in this poem is metaphor. नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस जो यहाँ पर मिल रही है दैट इज मेटाफर. व्हेन ही सेज leprous hide, leprous hide, he is comparing the bark of the tree to the skin of a leper. एक लेप्रोसी से के पेशेंट से की स्किन से कंपेयर कर रहा है वो, और कंपेयर करते हुए ही इज मेड एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन. तो लिटरेरी डिवाइस जो यहाँ पर हुई दैट इज मेटाफर. जब इनडायरेक्ट कंपैरिजन हो तो हम मेटाफर कहते हैं. लाइक या एज वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया ही, बट ही वांट्स टू कंपेयर कि लाइक द स्किन ऑफ द लेपर इट्स हाइड इज ऑल्सो डिस्कलर्ड. तो इस बात को कहने के लिए उसने सीधा लेप्रस हाइड बना दिया. तो हियर वी हैव मेटाफर. Then he says, we find bleeding bark. ब्लीडिंग बार्क में यहाँ पर देखिए बी साउंड रिपीट हो रहा है, और हमें पता है व्हेन वी हैव सच थिंग the two words consecutive words or near about words are beginning with the same consonant sound. तो कौन सी लिटरेरी डिवाइस होती है? इट इज alliteration. तो यहाँ पर हमें ब्लीडिंग बार्क में alliteration भी देखने को मिल रहा है. ब्लीडिंग बार्क में alliteration है. Then earth cave, earth has been compared to the cave. Again मेटाफर हो सकता है यहाँ पर. एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज. अब देखिए वाइट एंड वेट. अगेन वाइट एंड वेट, यहाँ पर W का साउंड रिपीट हो रहा है. देन अगेन वी हैव alliteration हियर. इस लाइन में भी हमारे पास alliteration है. Here in this stanza we find that the word pulled out has been repeated so many times. The root is to be pulled out of the anchoring earth. Then it is to be roped out, tied, then again pulled out. So here when we pulled out is being repeated again and again. So here we have the literary device of repetition also. So in this manner we have read the poem. We have talked about the literary devices in this poem, and I hope कि आपको ये poem अब समझ आ गई होगी. So keep learning, keep studying and stay connected. Thank you.